अच्छा जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो ईथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बहुत ही कम है, -162। HCl का उससे थोड़ा ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, -85। जबकि वाटर का देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट को रिकॉल करनी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी जब लिक्विड हो, ठीक है जी, हम यहाँ पर जनरल एग्जांपल जैसे वाटर की मिसाल लेते हैं। ठीक है जी, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो वाटर कब बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कब आता है? तो अगर यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है जी, और नीचे से अगर आप इसको हीट करते हैं, तो जब आप शुरू में हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर के मॉलिक्यूल स्लोली जो है ना, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या जो बॉन्ड बना हुआ है ना इंटरमॉलिक्यूलर, वो ब्रेक हो जाएगा। ये हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये भाप बन के निकल जाएगा, और यानी कि ये उबलना शुरू हो जाएगा ना, यानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट टेम्परेचर इज नाउन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड वाटर का यहाँ लिखा है ना 100 होता है, ज़रूरी नहीं है हर वक्त 100 हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स पे भी डिपेंड करता है, यानी इसको कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा ना, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डाल रहा है इस वाटर के ऊपर, वो कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है जी। तो इस पे बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, एंड ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इस फैक्टर की बात नहीं हो रही, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये एक फैक्टर है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे यहाँ पर बात हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वाटर के अंदर कौन सी होती है, हमें पता होना चाहिए। वाटर के अंदर होती है, जैसे कि ये वाटर है ना, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। इसी तरह HCl की अगर हम बात करें, ये HCl अगर वाटर की जगह पर हम यहाँ HCl ले लें और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, व्हाट वी कॉल दैट, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग बॉन्ड बनता है। वाटर ऑक्सीजन यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान बनती है। इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना, देखो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इसी तरह इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो दो पोल्स के दरमियान बना है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल 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 फोर्स। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल जो कि वीक बॉन्ड। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम ईथेन की बात करें, ठीक है, CH4 की बात करें, तो CH4 में एक अलग हमारे पास है, तो इसी से रिलेटेड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है तो इसमें भी पोल्स बनते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो ये जो है ना पोल एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, दोनों के इफेक्ट कैंसिल करता है, और ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, या ओवरऑल जो इसका डायपोल मूवमेंट होती है, यहाँ पर था, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जीरो हो जाता है। और अगर डायपोल मूवमेंट जिसको हम म्यू कहते हैं, अगर वो जीरो हो जाए तो हम उसको कहते हैं नॉन पोलर। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के मॉलिक्यूल्स दिखाया है उन्होंने। एक दिखाया है ईथेन, सॉरी मीथेन, जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, HCl जिसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वाटर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब मैं दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट पे आता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों होता है? ड्यू टू हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। वाटर का सबसे ज़्यादा है। अच्छा, HCl क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, तो इसका जो है ना वाटर से थोड़ा कम होगा, बट इट इज़ मोर देन मीथेन, क्योंकि इसके अंदर तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, नॉन पोलर है, अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। अगर एक इथेन है और दूसरा इथेन यहाँ बैठा हुआ है ना एक दूसरे के साथ, तो देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर है बेटा। ठीक है जी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम है। थोड़ी सी हीट हीट ना भी दो, ठीक है, वोलेटाइल होता है, इसीलिए कहते हैं ना इसको इथेन जिस भी डब्बे में होता है उसको बंद रखना चाहिए, क्योंकि जो ही आप ढक्कन खोलोगे ना, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाता है। HCl भी बहुत ही जल्दी ऑपरेट हो जाता है। आप HCl को खोल के रखोगे ना, ख़त्म हो जाएगा बोतल से। क्यों?
क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। लेकिन वाटर में ये ज़रूरी नहीं है, वाटर आप खोल के रखो ना, जब तक इसको 100 डिग्री नहीं मिलेगा, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 है ना, जब तक 100 नहीं मिलेगा तब तक ये वेपर बन के निकल नहीं जाएगा। तो दैट्स वाई ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना वो बॉइलिंग पॉइंट का था। और ये डिफरेंस क्यों होता है आपसे पूछा है, जस्टिफाई द डिफरेंस, तो हम कहेंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी, तो मैं पहले की तरह दोबारा से यहाँ पर आंसर लिखूंगा, क्योंकि प्रॉपर एक आंसर होना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम के हवाले से, यानी आपने पेपर में भी लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि आपको फुल 3 मार्क्स, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन है, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। सो हम उसी हिसाब से लिखेंगे और आंसर हम कोशिश करेंगे कि जितना खूबसूरत बना सके हम बनाएं। ठीक है जी, लेकिन आपके जहन में भी आप खुद से बना सकते हैं ना, क्योंकि दीज ऑल आर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो आप लिखें। ठीक है जी, तो अपनी तरफ से बना सकते हैं, बट अहम चीज़ क्या है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। तो इसको मैं लिखता हूँ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यस, बॉइलिंग मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन, ठीक है जी, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी, हायर हम नहीं लिख सकते, हम कहेंगे स्ट्रोंगर। ठीक है जी, हम लिखेंगे स्ट्रोंगर। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रोंगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force, higher will be the boiling point। ठीक है, जो हमने पहले समझा दिया कि ये इस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर, जितना स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो अब हम अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। देयरफॉर इन आवर केस, ठीक है जी, देयरफॉर वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसी तरह हम लिख सकते हैं जी, HCl हैज डायपोल इंट्रैक्शन, या डायपोल फोर्स भी आप लिख सकते हैं। एंड ईथेन CH4 है, मीथेन इज नॉन पोलर। ठीक है, तो हमने कह दिया वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl के अंदर डायपोल होता है, और मीथेन में बार बार ईथेन बोल रहा हूँ, मीथेन के अंदर कोई भी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं भी कैसे, इट इज नॉन पोलर। ठीक है, सो हमने कह दिया कि इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, और इसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है जी, इसको मज़ीद अगर इफेक्टिव बनाना है ना, तो आप यहाँ पर ये भी ड्रा कर दें तो आपका आंसर और इफेक्टिव बनेगा। हम कहेंगे कि जी हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन डायपोल। ठीक है जी, डायपोल एंड इट इज मोर ग्रेटर देन नॉन पोलर। तो इसी में आपका पूरा आंसर समा दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास, हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर हम लिखेंगे जी ऑर्डर। ठीक है जी, इसका ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है जी, इस तरह से मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा। स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, ये इससे कम, ये इससे कम। ठीक है, तो इसी वजह से इसका 100 है। ठीक है जी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन -85 विच इज़ मच ग्रेटर देन -162 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास आंसर बन गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है ना जो कि बहुत ही ईजी है। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, सो हम ये लिखेंगे कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, यानी स्मोक क्या, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फोग एंड, ठीक है जी, हम ये कह सकते हैं ना, स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग।
ठीक है जी, ये आप पहले लिखेंगे। एंड व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ मिक्सचर, मैं आंसर सीधा लिख रहा हूँ, इट इज़ अ मिक्सचर, it is a mixture of pollutant, right, that are formed, when, कब बनते हैं, when oxides of nitrogen के oxides and volatile organic compounds, ठीक है जी, और इसको हम VOCs भी कहते हैं, reacts with, जब ये दोनों मिलते हैं किसके साथ, रिएक्ट विथ सनलाइट, ठीक है जी, रिएक्ट विथ सनलाइट, तो क्या बनता है, क्रिएट, हम लिख सकते हैं क्रिएटिंग अ ब्राउन हेज, पीले कलर का हमें एक धुंध नज़र आता है, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। अब आगे पूछा है ब्रीफली डिस्क्राइब इट फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है, तो हम इसको सिंपल रिएक्शन में हम लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे ताकि हमारा जो आंसर है ना मज़ीद ब्रीफ बने। तो कैसे बनता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मैंने ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिखवा रहा हूँ, जब रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स यानी VOC जिसकी मैंने बात की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट यानी सनलाइट की मदद से तीनों जब मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है, पेन बनता है, ठीक है जी। पेन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ क्या बनती है, इसके साथ बनती है O3, ओजोन भी बनता हुआ हमें नज़र आता है। सो दिस इज़ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो हम कहेंगे, पहले आप ये लिखो, ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको मैं मज़ीद मॉडिफाई करता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है जी, हम लिखेंगे फोटो मीन्स लाइट, ठीक है जी, मैंने हाइट लिख दिया, सॉरी, फोटो मीन्स लाइट एंड स्मोक इज द, ठीक है जी, इज द एंड द स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ, अच्छा चल मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली बनाता हूँ, एंड स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक, ठीक है जी। तो ये पहला इसका नाम हो गया, फिर उसके बाद इसकी फॉर्मेशन लिख दी और आखिर में आपने रिएक्शन लिख दिया, पूरा की पूरा ये आपके पास एग्ज़ाम के हवाले से 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ एंट्रोपी, ठीक है जी। तो पहले हम एंट्रोपी को ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पर, एंट्रोपी एक लाइन का डिफिनेशन है एंट्रोपी, इसको कहते हैं ना डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस, ठीक है। तो वही मैं लिखूंगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस इज नाउन एज इंट्रोपी, ठीक है जी। तो इंट्रोपी एक नंबर का ये डिफिनेशन हो गया। और इसको अगर मैं समझाऊं तो इंट्रोपी क्या होती है, बेसिकली कोई भी अगर चीज़, कोई भी सब्सटेंस जब डिसऑर्डर फॉर्म में होती है ना, तो जितना उसके अंदर डिसऑर्डरनेस होती है उतना ही ज़्यादा इंट्रोपी ज़्यादा होती है। और अगर वो ऑर्डर फॉर्म में है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखा है, जैसे कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर में बिल्कुल ऑर्डर से रखा हुआ है और दूसरे कंटेनर में यही मॉलिक्यूल एक रेंडमली कहीं कहीं पर मौजूद है। तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा जिसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, क्योंकि जितना डिसऑर्डरनेस होती है ना, रेंडमनेस, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। और इसमें चूंकि तरतीब से मौजूद है, ऑर्डर में मौजूद है, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, हमेशा कम होती है,
ठीक है। तो ये आपके पास पहला कंसेप्ट था। अब मैं थोड़ा इस रिएक्शन को करता हूँ। आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब द इंक्रीज और डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विद साइन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने बताना है कि इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है, उसको साइन से दिखाना है। तो देखो यहाँ अगर आप देखो तो N2O4 जो है ना गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। तो एज वी नो दैट गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डिसऑर्डर फॉर्म में होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल हर जगह पर फैला होता है, जबकि सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल एक तरतीब से मॉलिक्यूल कंपैक्टली बॉन्ड होती है ना। तो देखो इसमें हमें समझ में आ गया ना सीधा सीधा यहाँ से कि इसमें डिसऑर्डर से, ठीक है जी, मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको, ये डिसऑर्डर से किसकी तरफ जा रहा है, ऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो अगर वो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जा रहा है तो एंट्रोपी को क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो पहले रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा हो तो बेटा याद रखना है हमेशा नेगेटिव साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इधर इसके सामने लिखना है नेगेटिव साइन और आगे बतानी है कि हमारे पास जो एंट्रोपी क्या हो रही है इसके अंदर डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली दूसरे केस में देखो गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा से देखो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ आ रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा और साथ में आपने लिखना है जो इसकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास 1 नंबर का डिफिनेशन, 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर का ये रिएक्शन, तो ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। सिंपल रिएक्शन के आगे आपने साइन नेगेटिव लगानी है। अगर मिसाल के तौर पर सॉलिड से गैस में जा रहा होता है ना तो हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं और साथ में हम लिखते हैं एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आपने लिखना है एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसका मैं लास्ट पार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो जी आपसे क्या आपको क्या बताया हुआ है, हमारे पास जो इथेनॉल है, ठीक है, दिस इज आवर इथेनॉल। इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है जी प्रोपेनॉल में, ठीक है जी, प्रोपेनॉल में नहीं बल्कि प्रोपेनोइक एसिड में, यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है और 3 स्टेप में ये कन्वर्ट हो रहा है। पूछा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है हर एक रिएक्शन का, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर, बहुत ही आसान है, ठीक है जी, 3 स्टेप में है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले स्टेप का मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब भी कार्बन इंक्रीज करना हो ना तो आपने CN को ऐड करना है, साइनाइड को ऐड करना है, या आप KCN ऐड कर दो या HCN ऐड कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो इन तीनों स्टेप में से एक स्टेप में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अल्कोहल में आप डायरेक्ट KCN ऐड नहीं कर सकते, सबसे बड़ा इशू है, ठीक है जी। KCN को आप ऐड कर सकते हो या तो एल्डिहाइड में, ठीक है, या तो ये आप इसको KCN को, ठीक है, या HCN को ऐड कर सकते हो अल्काइल हैलाइड में। ये 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी, जिसमें आप KCN को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये हमें करना है ना, हाइड्रोजन तो कार्बन की तादाद तो बढ़ाना है। तो अब देखो पहला स्टेप डिसाइड करेगा ना कि आप किस में कन्वर्ट करोगे, एल्डिहाइड में करोगे या अल्काइल हैलाइड में करोगे। अगर मैं एल्डिहाइड में करूँ, ठीक है जी, यहाँ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एल्डिहाइड से आप फिर HCN ऐड करोगे ना तो यहाँ पर आपके पास डायोल बन जाएगा, सॉरी साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और जब उसकी आप मजीद फर्दर उसकी हाइड्रोलाइज करोगे ना तो प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि ये हम एल्डिहाइड की मदद से अगर बनाएंगे ना पहले स्टेप में तो ये आपको हासिल नहीं होगा, आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, ठीक है जी। वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर भी हम बात करेंगे, लैक्टिक एसिड आप बना सकते हो। तो मेरे पास बन गया दूसरा वाला पार्ट अल्काइल हैलाइड में। तो मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा, इथेनॉल को कन्वर्ट करूंगा अल्काइल हैलाइड में। तो मैं ज़रा इसको कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि हमसे पूछा है ना रिएक्शन भी लिखना है। तो CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल को मैंने ओपन करके लिखा है। अगर मुझे इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो मैं HBr भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी, और HCl भी ऐड कर सकता हूँ, तो मेरी मर्जी है। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर ऐड करता हूँ जी HCl, ठीक है जी, आपकी मर्जी HBr भी कर सकते हो। और यहाँ पर ZnCl2 लुकास वाला टेस्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो लुकास वाला है, ठीक है, लुकास वाला है। तो यहाँ पर क्या होगी, सब्सटीट्यूशन होगी। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमें पता है क्या होता है, OH निकल जाएगा, उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस, अच्छा ये H और OH मिलके क्या बन गया, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है जी। देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया,
अल्काइल हैलाइड में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे केसीएन ऐड करना है ना, तो मुझे अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, एल्डिहाइड पे मैं नहीं कर सकता था। तो मेरे पास ये था इथेनॉल, ये नाम लिखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड ही लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इथाइल क्लोराइड बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ए हमारे पास बन गई, ये ए बन गया। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ ज़रा जाता हूँ। तो अब मैं ज़रा इसको मज़ीद मॉडिफाई करता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं प्रोडक्ट को दोबारा से, क्योंकि इसी से हमने आगे करना है ना, मेजर प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाटर भी तो बना है, इसका क्या करना है। देखो ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कोई भी रिएक्शन हो। अब देखो अल्काइल हैलाइड बन गया, तो अब मैं क्या करूँगा, केसीएन ऐड कर दूँ, क्योंकि मुझे कार्बन बढ़ानी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं नहीं बढ़ा सकता ना, डायरेक्ट मुझे ये चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, प्लस केसीएन ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या बनेगा, दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, जो पहले रिएक्शन में होता है ना, सेम वही चीज़ होगा। Cl निकल जाएगा, उसकी जगह पर Cn आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, CH3 CH2 Cn प्लस KCl बन गया, ये बाय प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पर पहले 2 कार्बन था, अब 3 कार्बन हो गया ना, 3 कार्बन हमें चाहिए था। तो अब इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है, मैं ज़रा नाम लिख लेता हूँ इसका, इथाइल साइनाइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। इथाइल साइनाइड, ठीक है जी, या इथेन साइनाइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया ये वाला प्रोडक्ट बी वाला, ठीक है। अब तीसरा स्टेप मेरे पास आ गया, लास्ट स्टेप है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपेनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर मेरे पास साइनोहाइड्रिन हो, ठीक है जी, सॉरी साइनोहाइड्रिन, इथाइल साइनाइड हो, उसको अगर मुझे ओइक एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मेरे पास एक प्रोसेस जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, वो है, मैं ज़रा लिख लेता हूँ पहले प्रोडक्ट को, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ लाया हूँ, मैं इसकी हाइड्रोलाइज कर दूँगा, ठीक है जी। बेटा ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड कंपाउंड यानी साइनोहाइड्रिन, तो जाहिर बात है हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बने, प्रोपेनोइक बनेगा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3, ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये वाला कलर रख लेते हैं, CH3, ठीक है जी। और यहाँ पर CH2 भी है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि C और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने दिखाया नहीं है बट ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, ठीक है जी। और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया 3 कार्बन वाला, ठीक है जी, यानी प्रोपेनोइक एसिड बन गया। प्लस देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन चला गया, तो अभी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन मौजूद थे, टोटल 4 थे ना, 4 में से 1 गया तो 3 है, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर साथ में बन जाएगा NH3, अमाइन गैस बनेगा, जो यहाँ से निकलता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है जी। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमने बना लिया, तीनों रिएक्शंस को हमने लिखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस लिख दो, एसिडिक कंडीशन में होता है, तो हर स्टेप को लिखा, एक एक स्टेप का नंबर था, तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया, ठीक है जी। तो ये 7 क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं, मज़ीद अभी 7 क्वेश्चन बाकी है, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।